हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 20 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो विज्ञान से संबंधित हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं। आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा बकरी। ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। यानी कि आपको बताना है कि आहार श्रृंखला कौन निर्माण कर रहा है। अगर आहार श्रृंखला की बात करें, आहार श्रृंखला क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। यही श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। अब आप देखिए घास क्या है। ऑप्शन बी हमारा, अगर बात करें घास क्या है, उत्पादक है। बकरी प्रथम उपभोक्ता और तथा मानव जो है द्वितीयक उपभोक्ता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। घास उत्पादक, बकरी प्रथम उपभोक्ता और मानव जो है वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा निमेटोडा से अग्रगामी है क्योंकि ये रखते हैं क्या। ऑप्शन ए वास्तविक देह गुहा। ऑप्शन बी बंद परिसंचरण। ऑप्शन सी विखंडन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें, अगर विकासीय दृष्टि से देखें तो संघ निमेटोडा के जो सदस्यों में वास्तविक देह गुहा, परिसंचरण तंत्र तथा देह खंडों का अभाव होता है, जबकि ये सभी लक्षण संघ एनेलिडा में पाए जाते हैं। अथवा एनेलिडा जो होते हैं, बात करें तो निमेटोडा से अधिक विकसित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर दोस्तों अगर बात करें ऑक्सीजन जो है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख है जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि जो हैं ग्रीन हाउस का प्रभाव वाले गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसें अगर जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धमनी व शिरा तंत्र को जोड़ने वाली महीन वाहिनियाएं हैं। बताइए आप। ऑप्शन ए धमनिकाएं, ऑप्शन बी शिराकाएं, ऑप्शन सी महाशिराएं, ऑप्शन डी केशिकाएं। ऑप्शन ए धमनिकाएं, ऑप्शन बी शिराकाएं, ऑप्शन सी महाशिराएं, ऑप्शन डी केशिकाएं। धमनी व शिरा तंत्र को जोड़ने वाली महीन वाहिनियाएं कौन है, इनको बताना आप चारों ऑप्शन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर बात करें कि धमनी और शिरा तंत्र को जोड़ने वाली महीन तो केशिकाएं होती हैं। धमनी और शिरा तंत्र को जोड़ने वाली अत्यंत महीन वाहिनी को ही केशिकाएं कहते हैं। ये जो होते हैं धमनियों से शिराओं तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं जो शरीर में ऊतक एवं कोशिका स्तर पर एक जाल के रूप में रहती हैं। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता किस मृदा में अधिक होती है। बताना है कि जल धारण क्षमता किस मृदा में अधिक होती है। ऑप्शन ए दोमट मृदा में, ऑप्शन बी बालुई मृदा में, ऑप्शन सी चिकनी मृदा में, ऑप्शन डी बारीक बालू में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो जल धारण क्षमता जो होती है वो चिकनी मृदा में अधिक होती है क्योंकि इस मृदा के कणों का आमाप जो होता है न्यूनतम होता है तथा संरक्षणता एवं वातन क्षमता भी न्यूनतम होती है, जिस कारण जल भूमि के तल में नहीं जा पाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए PPLO, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी सभी। तो बताना है जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव यानी कि PPLO प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब ये एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। जो इसमें केंद्रक होता है
वो अल्पविकसित होता है तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो ऑप्शन इसका सी जो होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रिफॉरेस्टेशन। तो अगर बात करें तो पुनर्विकीकरण यानी कि रिफॉरेस्टेशन प्रक्रिया में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से वृक्षों को पुनः लगाया जाता है। पुनर्वीकरण का अगर बात करें प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से वृक्षों को पुनः लगाया जाता है। जिन स्थानों पर पहले वन क्षेत्र मौजूद था किंतु बाद में किसी कारणवश नष्ट हो गए, ऐसे स्थानों पर वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को पुनर्वनीकरण या पुनर्वरोपण रिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा जैव विविधता का बहिर्स्थानीय संरक्षण किया जाता है। बहिर्स्थानीय X2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। आपको इन चार ऑप्शन में देखकर बताना है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की प्रथम और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है और यह ग्राफियन पुटिका द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी मुख्यतः कितने स्तरों पर आधारित है? तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी मुख्यतः कितने आधारों पर स्तरों पर आधारित है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो हो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो 4 स्तरों पर आधारित है। तो 4 स्तरों पर आधारित है। तो बात करें कौन कौन से हैं? पहला है जीव, दूसरा जनसंख्या, तीसरा समुदाय और चौथा जीवों। तो 4 स्तरों पर पारिस्थितिकी मुख्यतः 4 स्तरों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की जो संक्रमित अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए मीरोजोइट्स, ऑप्शन बी यूकिनेट्स, ऑप्शन सी स्पोरोजोइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पोरोजोइट। तो देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं स्पोरोजोइट्स में। मलेरिया की जो संक्रमित अवस्था जो होती है स्पोरोजोइट होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी की संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट के कारण होती है। स्पोरोजोइट मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में उपस्थित होता है। संक्रमित मादा मच्छर के काटने पर यह शरीर में प्रवेश करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1982। तो देखिए दोस्तों बताइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके तहत प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 53 हो गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाह्य संरक्षण कार्यक्रम है। अगर तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन रोग की खोज किसने की थी? तो एडिसन रोग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ने, ऑप्शन बी जॉन एडिसन ने, ऑप्शन सी जॉर्ज एडिसन, ऑप्शन डी लेले एडिसन ने। तो बताइए दोस्तों, तो थॉमस एडिसन ने अगर बात करें तो थॉमस एडिसन ने एडिसन रोग का पता लगाया, जिसका कारण एड्रिनल ग्रंथि के ग्लूकोकार्टियोकाइट्स का अल्पस्रावन है। अब जिसको अब बात करें इसका कारण क्या है? एड्रिनल ग्रंथि के जो होता है ग्लूकोकार्टिकाइट्स का अल्पस्रावन है। इस रोग में निर्जलीकरण हो जाता है तथा रुधिर दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ने किया था, पता लगा था इस रोग का, जिसका कारण क्या था? एड्रिनल ग्रंथि से ग्लूकोकार्टिकाइट्स का अल्पस्रावन। इस रोग में क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है और रुधिर दाब घट जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, टाइफाइड के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो टाइफाइड का सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए उच्च ज्वर एवं कमजोरी, ऑप्शन बी पेट दर्द एवं कमजोरी, ऑप्शन सी सिर दर्द एवं भूख की कमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए अगर बात करें इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये जो सभी लक्षण क्या होते हैं? ये टाइफाइड के सामान्य लक्षण हैं। उच्च ज्वर, कमजोरी, पेट दर्द और सिर दर्द, भूख की कमी क्या होते हैं? ये इसी के लक्षण हैं।
अगर थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर भी क्या होता है, निरंतर उच्च ज्वर यानी कि फीवर, कमजोरी, पेट दर्द और कब्ज, सिर दर्द एवं भूख की कमी, ये टाइफाइड के कुछ सामान्य लक्षण हैं। यह रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। अब देखिए इस पर एक मुख्य पॉइंट है, जो अगर बात करें कि किस कारण होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। यह रोग क्या होता है, मक्खियों द्वारा संदूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है। अगर इसकी फैलने की बात करें तो मक्खियों द्वारा संदूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब चलो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनकी ऑप्शन बी हमारा अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही है, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल में है, और दूसरा जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, और तीसरी की बात करें तो फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, और चौथा बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार है। तो अगर 5 की बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, और 6 की बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। तो 6 हमारे कौन कौन थे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। मैंने इसकी लोकेशन भी आपको बता दी है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा राइट होगा, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, कहाँ से आता है शुद्ध रुधिर। ऑप्शन ए बाएं आलिंद से, ऑप्शन बी दाएं आलिंद से, और ऑप्शन सी बाएं निलय से, ऑप्शन डी दाएं निलय से। तो बताइए दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी बाएं निलय से। अब थोड़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे होता है। फेफड़ों में बाएं निलय से जो होता है शुद्ध ऑक्सीकृत रुधिर दैहिक महाधमनी चाप के द्वारा आता है, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बाएं निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है, बताना इन चारों में से। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधनों का जलना। तो कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अक्षय संसाधन नहीं है, बताइए निम्न में से कौन अक्षय संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कोयला। तो अगर बात करें कोयला अक्षय संसाधन नहीं है, यह जो होता है क्षयशील संसाधन है जिसकी आपूर्ति सीमित होती है। अन्य शेष संसाधन जो है वायु, जल व मृदा अक्षय संसाधन है, तो इसलिए कोयला अक्षय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन डी राइट होना जाएगा। त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन कौन है, तो बताइए दोस्तों, त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो क्या होगा, ये होता है ऑप्शन बी MSH। MSH जो है त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है। बताना आपको त्वचा का गहरा रंग करने वाला हार्मोन कौन है, वो है ऑप्शन बी MSH। इसका अगर फुल फॉर्म बात करें, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन त्वचा के रंग को गहरा कर देता है। यह पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से स्रावित होता है। अगर बात करें तो जो होता है पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से स्रावित होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो तापमान के कम परास में रहते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए पृथुतापी, ऑप्शन बी तनुतापी, ऑप्शन सी एम्फीतापी, ऑप्शन डी मिसोतापी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बात करें तो ऑप्शन बी तनुतापी कहलाते हैं। अब क्या होते हैं तनुतापी, तनुतापी वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, तापमान की विस्तृत श्रृंखला नहीं सहन कर सकते। जो तापमान की विस्तृत श्रृंखला को नहीं सहन कर सकते, वे तापमान की कम परास में रहते हैं क्योंकि इनके तापमान की आवश्यकता पूरे वर्ष नियत रहती है। अगर उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की बात करें, एम्फीबिया होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, ध्रुवी भालू, घोंगा, आम के वृक्ष इत्यादि। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन भी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? वो होता है ऑप्शन सी, जठर ग्रंथियों से। तो रेनिन का स्राव अगर बात करें तो जठर ग्रंथियों से होता है। और ये क्या होता है, दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन करते हैं। रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन जैसे कैसीन होती है उसका पाचन करते हैं, जबकि लाल ग्रंथि जो होती है, लाल ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम व अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस का श्रावण होता है। तो हमने लाल ग्रंथियों से कौन से होते हैं, लाल ग्रंथियों द्वारा जो होता है टाइलिन एंजाइम का श्रावण होता है, और अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशयिक रस का श्रावण होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है जठर ग्रंथियों से रेनिन का स्राव होता है। और रेनिन का अगर हम कार्य की बात करें, ये क्या करता है, दुग्ध में जो दुग्ध प्रोटीन होती है कैसीन का पाचन करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।